काल सर्प दोष कैसे होता है, किस चीज को बोला जाता है, कुंडली में कैसे देखा जाता है? काल सर्प दोष कुंडली में होता ही नहीं। पूरे कहीं भी काल सर्प दोष जैसी कोई भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ। मैं क्या कहूँ कि जीवन में कल भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी मुक्त नहीं है। आपके घर में जितने प्राणी हैं वो भी काल सर्प दोष से मुक्त नहीं है। लेकिन राहु और केतु दोनों को मिलाकर एक काल सर्प दोष बना दिया। मतलब कई लोग जब दिखा देते हैं तो बड़ी शर्म महसूस होती है। किस करने से कुछ नहीं होता। आप दोनों लोग किस करें, फ्राइडे को किस करें। इसके सही पहले आप ये बताइए कि ये योग और दोष में क्या डिफरेंस है इसका? यदि कोई पक्षी आपके सामने मरा हुआ दिखाई दे तो आपके ऊपर काल सर्प दोष है। मजे की बात देखिए, राहु से 8वें शनि बैठे हैं तो आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने काल सर्प दोष के बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सुनेंगे, सुनने मात्र से ही आपको डर लग जाता है। लेकिन क्या ये चीज वास्तव में है? क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या सही ज्योतिष काल सर्प दोष को मानता है? कितना प्रभाव डालता है हमारे ऊपर? क्या मार्केट में लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है? आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं गुरुदेव शिवराज जी। मैं स्वागत करना चाहूंगा और जिनसे आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, ये आप अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें चला रहे हैं प्रभु भक्ति में, लोगों को अंधकार से मुक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय काम है। और दूसरी बात, अब मैं काल सर्प योग पे इस पे बात करूंगा तो ना जाने कितने लोगों के चक्के खुलना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों को टोटली भ्रमित किया जा रहा है, टोटली भ्रमित किया जाता है। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा, अगर आप बेसिक थोड़ा सा बताएं कि काल सर्प दोष कैसे होता है, किस चीज को बोला जाता है, कुंडली में कैसे देखा जाता है? मैं बिल्कुल फ्रेंड बताऊं, बिल्कुल सच, क्योंकि आप बहुत सच को सामने लेकर आते हैं। काल सर्प दोष कुंडली में होता ही नहीं है। हमारी पूरी ज्योतिष ग्रंथ के अंदर पूरे कहीं भी काल सर्प दोष जैसी कोई भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ। मुझे भी आज 35 ईयर्स हो चुके। मैंने भी 92 में एक भोपाल के भारद्वाज जी, उन्होंने वो लिखा था, एक लेख लिखा था अखबार में, तो काल सर्प दोष के ऊपर। उसमें बड़ा अंदर से इंटरेस्ट आया कि ये होता क्या है। उस समय एस्ट्रोलॉजी करते हुए नया नया जीवन था, लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया, उसको देखा, और उसके बाद तो काल सर्प दोष के ऊपर इतने सारी चीजें लिख के चली गई। और काल सर्प दोष, क्या मैं क्या कहूँ कि जीवन में कल भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी मुक्त नहीं है। आपके घर में जितने प्राणी हैं वो भी काल सर्प दोष से मुक्त नहीं है। हर एक व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है। इन्होंने वो पूरी थ्योरी लिख दी है कि इसके अंदर कोई बच ही नहीं सकता। क्या ये मनगढ़ंत है? बिल्कुल मनगढ़ंत है। आपने जो सही डेफिनेशन है, जो राहु और केतु को लेकर जो आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए, वो तो आपने किया नहीं। राहु और केतु एक ही बॉडी है, वो सर है, उधड़ है। और राहु और केतु के पर्टिकुलरली आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट होंगे, उनका असर आपके जीवन में क्या मिलेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन राहु और केतु दोनों को मिलाकर एक काल सर्प दोष बना दिया। अगर हम थोड़ा सा एक प्लेन लैंग्वेज में समझे कि जैसे हम कुंडली देखते हैं तो मान लो फर्स्ट हाउस में राहु और 7th में केतु है, तो प्लेनेट या तो इस तरफ हो जाए और इस तरफ पूरा खाली हो, या इस तरफ बैठ जाए इस तरफ पूरा खाली हो, तो उसको बोला गया काल सर्प दोष। मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। आपने, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास डिटेल होगी। आप किसी भी एंगल से कहीं भी नहीं बच सकते। जैसे फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है, तो 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड फर्स्ट, यानी एक तरफ ये सारे ग्रह बैठ जाए तो काल सर्प दोष होगा। ये सारे लोग कहते हैं कि आप काल सर्प दोष में फंसे हुए हैं और काल सर्प दोष लगा हुआ है, इसके आपको पूजा अर्चना करानी होगी। जबकि काल सर्प दोष नहीं है, वो एक बहुत बड़ा योग होता है। काल सर्प योग, जिसे हम कहें राहु केतु का जो आमने सामने का योग है, और इधर यदि ये सारे ग्रह बैठ जाते हैं, ग्रहों की युति राहु केतु के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जो है, वो एक बहुत बड़े योग के कारक है।
राहु केतु योग के कारक हैं, क्योंकि राहु आपको ब्रह्मांड में लेके जाते हैं और केतु आपको पाताल में लेके जाते हैं। और पाताल में क्या मिलता है? वही नवरत्न मिलते हैं। यदि हीरे जवाहरात मोती, जितना सुख चैन शांति जो इतना भी चाहिए वो सब केतु के पास मौजूद है। राहु के पास भोग विलास, दारू, मीट, मुर्गा, ऐश, जुआ, बेईमानी, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ जितनी भी चतुराई है ये राहु के पास। सब राहु के पास है। केतु के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। राहु उस प्रवृत्ति में लेके जाता है और केतु आपको इससे डिटैच करता है। केतु भोग विलास का कारक है। केतु भोग विलास का नहीं है, राहु ही है। राहु ही भोग विलास का कारक है, लेकिन केतु आपके अंदर की आध्यात्म है, आपके अंदर की गहराई है, आपके अंदर के जीवन का सत्य है। केतु सत्य है और केतु आपको उस जगह ले जाता है जहां आप अंधकार में पड़े होते हैं, आपकी आंखों से पर्दा हटाकर, जिस झूठे प्यार में आप पड़े होते हैं उनके नाते तोड़कर, जिन रिश्तों में आप फंसे होते हैं उनसे आपको अलग करके। केतु यदि जिस किसी का भी अच्छा है, वो समझ लीजिए कि जीवन में मोक्ष की तरफ ले जाने वाला, भगवान से मिलाने वाला है, तो वो है केतु। अब इसी योग को इन्होंने बना के, अभी हम बात करेंगे राहु पे और केतु पे, लेकिन अभी राहु और केतु को लेकर ऐसा कालसर्प योग बनाकर ऐसा डराया गया है, ऐसा भ्रमित किया गया है। यदि आपके द्वारा ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा और पूरा अंत तक पूरा एपिसोड उन्होंने देखा, तो उनको समझ आ जाएगा कि हाँ जी, हमें अपने जीवन से भ्रम दूर कर देना चाहिए। एक डर, एक पाखंड खत्म हो जाएगा। ये ज्योतिषियों का बहुत बड़ा पाखंड है, रोजी रोटी चलाने का बहुत बड़ा धंधा है, जिसे ये लोग कह रहे हैं। कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इसको लेकर? कुंडली देखी, आप फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अच्छा, इन लोगों से पहले तो ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से कालसर्प योग हैं, कौन सा कालसर्प दोष है। जितने लोग ये कालसर्प दोष बता रहे हैं, इनसे पूछ लिया जाए इस कुंडली में, इस घर में ये बैठे हुए हैं, तो आप ये बताएं कि पहले घर में बैठने के बाद में राहु और साथ में घर में केतु बैठे हैं, तो कौन सा कालसर्प दोष लगेगा? अब उनको ये भी नहीं पता होगा कि अनंत काल होता है, उसको अनंत काल सर्प योग बोलते हैं। वो अनंत काल योग है। अच्छा, योग को दोष बना के लोगों को दोष डरा बना दिया और काल सर्प में जोड़ दिया। अनंत काल योग है वो। अब उस योग को क्या बना दिया? काल सर्प दोष बना दिया। अब उसको डरा दिया। अब उनसे पूछा जाए कि पहले में राहु है और 7th हाउस में केतु है, तो बताइए कौन सा योग बनेगा, तो उनको अनंत काल के विषय में भी नहीं पता होगा। वहां पर राहु क्या करते हैं? राहु जब लग्न में बैठे होंगे तो उस व्यक्ति का पूरा स्वभाव, उसकी पूरी प्रवृत्ति, उसका विचार, आचरण, करेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस, सभी चीजों पर असर डालेंगे। किधर डालेंगे? बेईमानी करनी है, झूठ बोलना है, चोरी करनी है, आलस्य करना है, किसको कैसे चीटिंग करनी है, ये सब वहां बैठकर राहु करेगा। राहु करेगा। अब जब वो राहु के साथ कर रहे होंगे, राहु चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अब उसका जो भी पार्टनर होगा, वहां कौन बैठे हैं? केतु। अब उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां से मिलेगी? वाइफ से। वाइफ से या हस्बैंड से। हाँ, क्योंकि वो रोकेंगे, वो टोकेंगे। जिंदगी में वो व्यक्ति इतना दुखी होगा कि फिर उसको ये पता चलेगा कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करनी चाहिए, मैंने बहुत गलती की। अब उसे कैसे पीछे छुटाया जाए? तो केतु वहां से डिटैचमेंट देते हैं, वहां से डिकम्पोजिशन की पोजीशन मूड में होते हैं, बिल्कुल सब कुछ खत्म करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही केतु जब 12 भाव में घूमते हैं, राहु 12 भाव में घूमते हैं, तो ऐसे 12 प्रकार के ही योग होते हैं, 12 प्रकार के योग हैं। अब आप देखिए कुंडली में मेष लग्न में, अब मन में का 12 भाव में राहु बैठे हैं, तो 12 प्रकार के हमारे योग हो गए। अब मेष लग्न है, मेष लग्न में किसी का राहु मेष लग्न में बैठा है, किसी का 2nd हाउस में, किसी का 3rd हाउस में, किसी का 12 भाव में। मेष लग्न जरूर है, लेकिन 12 भाव में कहीं भी राहु बैठा होगा। यानी मेष लग्न में पहले भाव का, मेष लग्न में दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, 4th हाउस का, 5th हाउस, 2nd हाउस, 12th हाउस में, यानी मेष लग्न के ही 12 प्रकार के राहु हो गए। यानी 12 ये और 12 प्रकार के हाउस के 144 प्रकार के काल से कौन बच सकता है? कोई नहीं बचेगा। बोले ऐसा लपेटिए कि इनको पैसा देना ही पड़ेगा।
तो अगर हम काल सर्प दोष के बारे में बात करें तो पहले आप ये बताइए कि ये योग और दोष में क्या डिफरेंस है इसके। जैसे आपने बताया था ना पहले कि काल सर्प योग है और उसको लोगों ने दोष बता दिया, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु भक्ति चैनल के माध्यम से अपना इतना अथक प्रयास करके मेहनत करे, लोगों के अंदर सही ज्ञान ही तो देने जा रहे हैं। हम्म। आज भी आप ये सही ज्ञान देने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। अब ये मैं ये कहूँ कि ये आपका बहुत अच्छा योग है या बहुत अच्छा दोष है, ये तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। हाँ। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं और राहु केतु भी वहां पर उनके साथ बैठे हैं, तो वो दोष तो पैदा नहीं कर रहे ना। दोष तो हमारी नजर में है, हमारी दृष्टि में दोष है। हम उसको पढ़ना नहीं जानते, हम उसको समझना नहीं जानते, है ना। हमें उसका कैसे उपाय करना है, कैसे निराकरण करना है, कैसे हमें बच के निकलना है, कैसे गले लगाना है। सभी को तो गले नहीं लगा सकते, हम्म। सभी को तो गले नहीं लगा सकता। बहन बेटियां आएंगी, चलो जी उनको आशीर्वाद दे दो, उनको गले लगा लो। अब बहुएं आ गई तो क्या उनको आशीर्वाद दे के उनको गले लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। बहुओं का अधिकार है, वो अपना पैर छुएंगी, बेटा खुश रहो, इतना ही तो करेंगे। बेटियां आ गई, अब बेटियां पैर थोड़ी छुएंगी। बेटियां आ गई, भाई हमारी तो कलेजे के टुकड़े हैं ना, बेटियों को तो गले लगाएंगे। माँ आ गई, हम माँ के पैर छुएंगे और माँ के गले भी लगेंगे। बहन आ गई तो बहन के हम पैर छुएंगे, बहन को भी गले लगा लेंगे। तो सवाल इस चीज का है कि ये जो चीजें हैं इनको समझने की आवश्यकता है। इस पूरी कुंडली के अंदर इन ग्रहों का हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, किसके लिए हमें पानी डालना है। पेड़ में ज्यादा पानी डालने से पेड़ गल जाते हैं, कम पानी डालो या ना डालो तो सूख जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में इन ग्रहों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो काल सर्प योग है उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो खराब होगा या हमेशा भी वो अच्छा रहेगा, डिपेंड ऑन पर्सन के जो बाकी जो प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग रहता है ना। लेकिन मार्केट में जब कई बार ये देखा जाता है, जब मैक्सिमम टाइम हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो बोलते हैं, ऐसा डराते हैं कि नहीं इसकी आपको पूजा करानी पड़ेगी और इसकी पूजा कुछ पर्टिकुलर जगह पे होती है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया। क्या ये पूजा कराना सही है? बिल्कुल नहीं। त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन में महाकाल, महाकालेश्वर और हरिद्वार ऋषिकेश में आजकल पूजा शुरू हो गई है। इलाहाबाद में नहीं है अभी इतना, बाकी इन सारी जगह बहुत पूजा होती है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं और ये पंडितों के कमीशन सेट है। और मेरे जीवन का एक उसूल रहा है, न कभी किसी नग बेचने वाले को, न कभी किसी सामग्री बेचने वाले को, न ही इनमें से किसी पंडित ज्योतिषी को कोई मुझसे ये नहीं कह सकता, नजरें मिला के बात नहीं कर सकता कि मैंने कभी इतना सा कमीशन दिया। मैं उसको डांट और देता हूँ, मुझसे कमीशन के विषय में बात ही नहीं कर सकता। तो ये मैं लोगों को मना करता हूँ कि आप लोग वहां पे जाके पूजा पाठ। तो जैसे जो वहां पे पंडित जी होते हैं उनका कमीशन होता है, कमीशन होता है। एक नेटवर्क उन्होंने बना रखा है कि जो क्लाइंट आएंगे वो एस्ट्रोलॉजर्स देंगे उनको क्लाइंट। आप काल सर्पदोष में मैं इतनी सारी चीजें रिटर्न में है मेरे पास, जो लिखित में मैंने पढ़ा है, देखा है। यदि कोई पक्षी आपके सामने मरा हुआ दिखाई दे तो आपके ऊपर काल सर्पदोष है, आप बच नहीं सकते काल सर्पदोष से। देखिए कितनी भयंकर चीज है। कोई पक्षी उड़ता हुआ और आपसे टकरा के चला जाए तो आप काल सर्पदोष के ग्रसित हैं। आपके घर में कोई सांप या कोई रेंगने वाले कीड़े आपके घर में आपको दिखाई दें तो आप काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। आपको रात को सोते हुए बुरे बुरे सपने दिखाई दें तो आप काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। आप अपने जब सो रहे होते हैं और कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, सोते सोते डर लग रहा है, तो समझ लीजिए आप काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। अचानक सोते सोते झटके से नींद खुल जाती है, डर जाते हैं, तो काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं और वहां ऊंचाई पर खड़े होकर आपको डर लग रहा है तो आप काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। कहीं आप पहाड़ों पर चले गए और वहां से नीचे देखने पर आपके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, ये रिटिन में बता रहा हूं आपको। यदि आपके माध्यम से जो भी एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि नहीं है, मैं रिटिन में दूंगा, मेरे पास रिटिन में है। जो मैं कह रहा हूं एक एक बात रिटिन में है और वो सत्य है, प्रमाण के साथ दूंगा। ऊपर खड़े होने के बाद आपके हाथ पैर कपकपाते हैं तो काल सर्पदोष से ग्रसित हैं।
मजे की बात देखिए, राहु से 8 में शनि बैठे हैं तो आप कालसर्प दोष से ग्रसित हैं। अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो आप कालसर्प दोष से ग्रसित हैं। मतलब इतनी सारी चीजें। और एक और हद तो वहां हो गई, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाखंड है। अच्छा, आप बता रहे हो कि ऐसा लोग डराते हैं कि डराते हैं रिटर्न में। मैंने बताया कि 92 में एक एस्ट्रोलॉजर भारद्वाज जी भोपाल से, उन्होंने लिखा लेख। लेख लिखने के तो बाद फिर वो उस लेख के अंदर ये सारी बातें थी कि अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, उसके बाद बड़ी है ये। उन्होंने तो कालसर्प दोष के विषय में सिर्फ बताया था कि ये दोष नाम की चीज होती है, ऐसा दोष होता है जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। जबकि नाग पंचमी हमारे यहाँ आती है, नाग पंचमी आती है। और कुंडली में जो नाग देवताओं की पूजा है, वो नाग पंचमी वाले दिन सबको पूजा करनी चाहिए, और सब पहले करते थे। अपने घर से दूध लेके जाते थे, जंगलों में जाते थे, जहां नाग होते थे वहां दूध रख के आते थे, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाते थे, उसमें जौ बोते थे, तब रक्षाबंधन की तैयारी होती थी। ऐसा होता था। आज संस्कृति और संस्कारों को भूलते हुए हम भूल गए, तो इन लोगों ने फायदा उठाया। अब वहां से उन्होंने बढ़ाया। अब यहाँ हद तो यहाँ हो गई कि मैंने ये तक उसमें देखा कि यदि आपकी कुंडली में किसी एक बच्चे की, जो आपके घर बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो आज ही अपनी कुंडली में पूरे परिवार की कुंडली का विस्तार करवाएं, विश्लेषण करवाइए। हो सकता है आपके पूरे परिवार की कुंडली में ही कालसर्प दोष होगा। ये किसी पत्रिका में आपने पढ़ा? बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे व्यक्तिगत रूप से कोई एड रन कर रखी थी जिसके अंदर पूरी पत्रिका ही कालसर्प दोष में अनेक पंडितों की है, अनेक ज्योतिषी हैं उसमें। एक पत्रिका नहीं है, ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जिसके माध्यम से ये भ्रमित किया गया, लोगों के बीच फैलाया गया कि कालसर्प दोष है, और इन लोगों ने उसको कैश करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक दूसरे की बात हम सब कहते चले जाएंगे तभी तो हम पैसा कमाएंगे। अच्छा, हम अंग्रेज में बात कर रहे हैं, हम अंग्रेज में तो बोल रहे हैं कि भाई कालसर्प दोष होता ही नहीं है। अच्छा, पितृदोष क्या होता है? पितृदोष किसी के घर में कितना भी बड़ा पितृदोष हो, कैसे कटेगा? पंडित जी कहेंगे कि ये उपाय कराएं, भागवत वाले कहेंगे कि भागवत करवाएं। पितृदोष आपके घर में, आपकी जो रसोई में रखा हुआ पानी का मटका है, या आपके पूजा के स्थान पे रखा हुआ छोटा सा जो कलश है मिट्टी का, रोजाना उस कलश के पास आप दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, कुछ मत करें, केवल दीपक जलाना शुरू करें और प्रणाम करना शुरू। मजे की बात देखिए, राहु से 8 में शनि बैठे हैं तो आप कालसर्प दोष से ग्रसित हैं। अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो आप कालसर्प दोष से ग्रसित हैं। मतलब इतनी सारी चीजें। और एक और हद तो वहां हो गई, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाखंड है। अच्छा, आप बता रहे हो कि ऐसा लोग डराते हैं कि डराते हैं रिटर्न में। मैंने बताया कि 92 में एक एस्ट्रोलॉजर भारद्वाज जी भोपाल से, उन्होंने लिखा लेख। लेख लिखने के तो बाद फिर वो उस लेख के अंदर ये सारी बातें थी कि अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, उसके बाद बड़ी है ये। उन्होंने तो कालसर्प दोष के विषय में सिर्फ बताया था कि ये दोष नाम की चीज होती है, ऐसा दोष होता है जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। जबकि नाग पंचमी हमारे यहाँ आती है, नाग पंचमी आती है। और कुंडली में जो नाग देवताओं की पूजा है, वो नाग पंचमी वाले दिन सबको पूजा करनी चाहिए, और सब पहले करते थे। अपने घर से दूध लेके जाते थे, जंगलों में जाते थे, जहां नाग होते थे वहां दूध रख के आते थे, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाते थे, उसमें जौ बोते थे, तब रक्षाबंधन की तैयारी होती थी। ऐसा होता था। आज संस्कृति और संस्कारों को भूलते हुए हम भूल गए, तो इन लोगों ने फायदा उठाया। अब वहां से उन्होंने बढ़ाया। अब यहाँ हद तो यहाँ हो गई कि मैंने ये तक उसमें देखा कि यदि आपकी कुंडली में किसी एक बच्चे की, जो आपके घर बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो आज ही अपनी कुंडली में पूरे परिवार की कुंडली का विस्तार करवाएं, विश्लेषण करवाइए। हो सकता है आपके पूरे परिवार की कुंडली में ही कालसर्प दोष होगा। ये किसी पत्रिका में आपने पढ़ा? बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे व्यक्तिगत रूप से कोई एड रन कर रखी थी जिसके अंदर पूरी पत्रिका ही कालसर्प दोष में अनेक पंडितों की है, अनेक ज्योतिषी हैं उसमें। एक पत्रिका नहीं है, ऐसी कई पत्रिकाएं हैं
जिसके माध्यम से ये भ्रमित किया गया, लोगों के बीच फैलाया गया कि कालसर्प दोष है, और इन लोगों ने उसको कैश करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक दूसरे की बात हम सब कहते चले जाएंगे तभी तो हम पैसा कमाएंगे। अच्छा, हम अंगेज में बात कर रहे हैं, हम अंगेज में तो बोल रहे हैं कि भाई कालसर्प दोष होता ही नहीं है। अच्छा, पितृदोष क्या होता है? पितृदोष किसी के घर में कितना भी बड़ा पितृदोष हो, कैसे कटेगा? पंडित जी कहेंगे कि ये उपाय कराएं, भागवत वाले कहेंगे कि भागवत करवाएं। पितृदोष आपके घर में आपकी जो रसोई में रखा हुआ पानी का मटका है, या आपके पूजा के स्थान पे रखा हुआ छोटा सा जो कलश है मिट्टी का, रोजाना उस कलश के पास आप दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, कुछ मत करें, केवल दीपक जलाना शुरू करें और प्रणाम करना शुरू करें अपने पितरों को और अपने इष्ट देवी देवताओं को। आप देखेंगे, लगातार करके देखिए, 3 महीने 4 महीने गुजरने दीजिए, मालूम पड़ेगा पितृ कुंडली फिर भी बताएगी, पंडित जी फिर बताएंगे। और एक और अच्छी बात, आज आप अभी त्र्यंबकेश्वर जाइए, कालसर्प दोष की पूजा कराइए। अब थोड़े समय के बाद में होगा तो कुछ नहीं, जब वहां के जितने पंडित हैं सारे जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हाँ भाई ये बताइए, कालसर्प दोष पूजा करा के फल मिल गया? अले तो दे। अच्छा, किसी किसी को फल मिल भी जाता है, ये भी है। हमने कहा किसी किसी को फल मिल भी जाता है कि जैसे वो पूजा करा के आया, हाँ, तो आने के बाद उसको अचानक उसको रिजल्ट मिल गए, तो उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखिए कहाँ पे मिले होंगे। वो रिजल्ट हो सकता है बाकी के ग्रह गोचर में कोई दूसरे ग्रह चेंजेस हो रहे हो, कोई दशा अंतर दशा आ रही होगी इसकी वजह से। फिर वो चेंज हो, दशा हो, अंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, या इन सब के साथ साथ उनकी माँ के द्वारा किए हुए पुण्य कर्म हो, उनका आशीर्वाद हो, आपके कर्म हो, किसका आशीर्वाद हो, कब आपने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जिसका फल आज आपको प्राप्त हो रहा है। आप तीर्थ नगरी गए हैं, वहां से दर्शन करके आए हैं, आप वैसे ही आप आए हैं लौट के, तो ठीक है जी, महादेव ने लिखा एक प्रसाद हम दे देते हैं, हाँ, है ना। तो कालसर्प दोष वाले तो हमें ऐसे नहीं मिले कि जिनका कालसर्प दोष खत्म हुआ हो। उज्जैन में करा, आप त्र्यंबकेश्वर में करा के आए, अब कोई पंडित जी ने देखा जिनका कनेक्शन उज्जैन से है, उज्जैन से है, तो वो व्यक्ति मेरे पास परेशान होके आया कि मैं गुरुजी 3 बार तो करवा चुका। कहाँ कहाँ करा के आए? बोले मैं त्र्यंबकेश्वर में गया, सबसे पहले मैंने त्र्यंबकेश्वर में कराया। दोबारा नंबर आया तो बोले मुझे मेरे गांव के पंडित जी ने कहा, बोले कि भाई इसका उपाय करना पड़ेगा कालसर्प दोष का, नागपंचमी वाले दिन, और यहाँ गांव में आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा कालसर्प दोष तुम्हारे गांव से। अब गांव के पंडित जी ने कहा मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं तो यही बुलाऊंगा। हाँ, अब विद्या कौन सी लगानी चाहिए? बोले ये लगाया। हाँ, अब उसके बाद जब वो वहां पे रखा उन्होंने और अपने गांव बुलाया, तो उन्होंने नाग नागिन का जोड़ा वो सब रखा, रखने के बाद बुला के और पूजा करा के। अब उन्होंने कहा तीसरी बार, बोले तीसरी बार में गुरुजी हरिद्वार गया, मेरी समस्या का समाधान तब भी नहीं हुआ। मैं तीसरी बार जब हरिद्वार गया तो मैं यहाँ पंडित जी से मिला, तो पंडित जी मुझसे बोले कि हरिद्वार में जाके तुम्हारा वो काम होगा, हर की पौड़ी पे ही काम होगा तुम्हारा, इसलिए नहीं कट रहा है। तो 3 जगह जाके भी उनको कोई आराम नहीं। अब हर की पौड़ी पे भी जाके उन्होंने काम करा दिया, पैसे खर्च हो गए, 17,000 रुपये उसके खर्च हुए। हाँ, गाड़ी लेकर गया, सामान लेकर गया, पंडित जी की दक्षिणा दी, सारे काम हुए। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है कि कालसर्प दोष की जो पूजा होगी उसकी इतनी दक्षिणा लगेगी, सामान का इंतजाम हम कर लेंगे। ऐसा ही होता है, सामान आपसे नहीं मंगाएंगे, आपसे मंगाएंगे तो ज्यादा ज्यादा नाग नागिन का जोड़ा और ये और मंगा लेंगे। अब चौथे पंडित जी से मिलता है, गाजियाबाद में ही है, और उनसे मिलता है, और वो पंडित जी उज्जैन से जुड़े हुए हैं। उनका काम है कि वो लगभग लगभग हर महीने, हर 1.5 महीने में कम से कम 50-60 लोगों को लेकर जाते हैं बाय ट्रेन। वहां रुकने का, खाने पीने का इंतजाम उस व्यक्ति के खुद का होता है, अच्छे से होटल करवाते हैं वो, होटल वालों से कमीशन सेट है उनका, ट्रेन की बुकिंग वो खुद करते हैं, खुद का जाना आना सबका फ्री। जितने लोग जा रहे होते हैं उनसे उनकी टिकट कराते हैं, पर हर एक व्यक्ति से अपनी टिकट का पैसा अलग ले लेते हैं। मैं अपनी टिकट करा लूंगा, आप अपनी टिकट करा लो, मुझे मेरी टिकट का पैसा दे। 40 लोग हैं तो 40 लोगों से अपने टिकट का पैसा और ले लिया। 5100 रुपये एक व्यक्ति की पूजा की लेते हो। वहां पंडित जी को पैसे जाते हैं, कितने पैसे जाते हैं? पंडित जी का फिक्स है, 1500 रुपये पंडित जी को जाते हैं।
जो पंडित जी वहाँ सामान वामान लेके वो सारा काम करवाएंगे। एक बंदा जो एक व्यक्ति की पूजा। व्यक्ति का 1500 रुपये हाँ। जाएंगे। अच्छा, पति पत्नी है, दोनों का है तो वो डबल हो गया, वहाँ डबल जाएगा। ये पंडित जी की बात। अब बोले पंडित जी बोले कि वो ऐसे ऐसे है कार्यक्रम और आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, उज्जैन में जाके ही कटेगा। ये कौन, अच्छा ये और का, ये कौन बेवकूफ ने ऐसे लोग हैं, तुम्हारा कालसर्प योग देखा ही नहीं है, तुम्हारा कालसर्प दोष ये वाला है ही नहीं, तुम्हारा शेष नाग वाला है। हाँ, शंखपाल शंखनाद नहीं है, शेष नाग वाला है, बड़ा वाला है, वो उज्जैन में महाकालेश्वर का ही कटेगा। अब वो बड़ा परेशान, बोले हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको कराना हो तो बता देना, वरना ऐसे भटको, चलो हटो यहाँ से। अब वो बेचारा परेशान हो गया, परेशान हो गया, वो जा रहा होगा, किसी ने कहा होगा, वो हमारे पास आया, हमसे कहता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात में। बोला कहीं जाने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी फीस के अलावा तो कोई खर्चा नहीं है, पता है आपको। 400 रुपये आपके खर्च होंगे, केवल 400। 400 रुपये का जो मैं सामान बताऊंगा उसको करना, आज से करना, 5वें 6ठे दिन से ही मुझे बताना कि आपको आराम मिल रहा है कि नहीं, और लगातार 49 डेज कर लेना। लिख के दे रहा हूँ तो 49 डेज में आपका काल सर्प दोष जैसी चीज ही नहीं रहेगी। आप यूट्यूब पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, मुझे तो मतलब कई लोग जब दिखा देते हैं ना तो बड़ी शर्म महसूस होती है कि मतलब इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और उनका राहु केतु बताने का तरीका, और लोगों के, उनके राहु केतु का कुछ हो या ना हो, पर लोगों के राहु केतु जरूर खराब हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? मोस्टली आप फीमेल एस्ट्रोलॉजर को देखिए, आप फीमेल एस्ट्रोलॉजर में एक तो बिल्कुल ऐसे हैं कि केवल 2 पट्टी ऐसी लगी हुई है, बाकी आपके तन पे कपड़े ही नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी गरिमा है, संस्कृति है, कोई संस्कार है, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। पहली बात तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होती तो आपने संस्कार पढ़े होते। आप किसी चीज को लेकर बताना शुरू कर रहे हैं, राहु केतु खराब है, राहु केतु खराब है। एक को देखिए, यहाँ से उन्होंने टैटू बना लिया, आधे और कपड़े, तो जितने चीजें देख रहे हैं स्लीवलेस है, यहाँ टैटू बना लिया, यहाँ उन्होंने पेट पे टैटू बना लिया, और जहाँ टैटू बना है, जहाँ कपड़े नहीं है, आप उस अंग को बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं कि लोगों का अट्रैक्शन सीधा वहीं पर। आप देखिए उनके फॉलोअर्स भी ज्यादा होंगे, उनके व्यूज भी ज्यादा आएंगे, उनके लाइक भी ज्यादा मिलेंगे, क्यों? उनको ज्ञान से मतलब नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति के लोग तो बहुत है। और जो फीमेल्स हैं उनके मेल्स ज्यादा मिलेंगे। ये जो आजकल की जो जैन जी जनरेशन है ना, ये इसमें ज्यादा कूदती है, इनको पता नहीं है ज्ञान का। अब वो राहु के लिए बड़े अच्छे अच्छे उपाय, अभी कल भी हम सूरत से आए हुए, वो बैठे थे, वो बैठ के वो अपनी मोबाइल चला, तो उन्होंने उनके आगे बोले गुरु जी देखिए। हाँ। हमने देखा तो वो पता है कितना अच्छा उपाय, रातों रात पैसा, रातों रात अमीर बनेंगे, और विद इन 7 डेज नेम फेम आपका आपके जीवन में आपको मिल जाएगा। अब रेमेडी सुनिए। राहु क्या करेंगे? राहु अल्कोहल, राहु अल्कोहल। अल्कोहल लेंगे आप। यदि आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को उस अल्कोहल से धोना शुरू कर दीजिए। आपके पास ज्यादा अल्कोहल नहीं है तो केवल आप एक क्वार्टर ले आइए, कॉटन में उसको लेकर अपने प्राइवेट पार्ट को अल्कोहल से धोना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे रातों रात आपके पास पैसा ही पैसा होगा, और विद इन 7 डेज आप नेम और फेम कहां से आया पता नहीं, अचानक आएंगे, उठाएंगे, और आपको कहां मीडिया में छा जाएंगे आप। ये वर्डिंग है, और फीमेल है, मैं नाम लूंगा उनका तो लोग उनको देख रहे हैं, शर्म आती है उनको ऐसी शब्द भाषा बोलने पर। दूसरी एक बड़ी फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है, टैटू भी छपा है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद ही वो कहती है कि यदि राहु के लिए आपको रेमेडी करनी है तो आप एक काम करें, दही ले, अपने प्राइवेट पार्ट को दही से धोना शुरू करें। तो आप देखिए दही से प्राइवेट पार्ट को धोने से राहु केतु ठीक हो रहे हैं। एक और है, उनका भी नाम नहीं लूंगा, फरीदाबाद की, बड़ी अच्छी है, वो भी आधे अधूरे कपड़े पहनती है। एक फरीदाबाद की, दूसरी वो तो पूरे कपड़े पहनती है। उनका और अट्रैक्शन का तरीका, जो आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, जो टैटू ला के बैठे हैं, उनका अट्रैक्शन का तरीका और है, और जो कपड़े पहन के आ रहे हैं उनका अट्रैक्शन का तरीका और है।
वो दही से धुलवा रहे हैं, एक दूध से धुलवा रहे हैं, और एक ने तो बिल्कुल हद कर दी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये दही अपने पार्ट्स पे लगाकर और अपने स्पाउस के, अपने गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप उनके लगा दें तो जीवन में कभी ये दोष आपको लगेगा ही नहीं, कभी लगेगा ही नहीं, और आप कभी अलग होंगे ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। और जो लोग सलीके में आ रहे हैं, कपड़े पहन के आ रही हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका अट्रैक्शन करने का तरीका एक बहुत अच्छी बात। आप अंडरगारमेंट्स लीजिए, दोनों के अंडरगारमेंट्स लीजिए, उसमें गांठ लगाइए और आप अपने दक्षिण दिशा में किसी अलमारी में जाके उसको बंद करके रख कीजिए। अच्छा, आपका पार्टनर आपको लाइक नहीं कर रहा है, आपको अट्रैक्शन नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है? दारू पीनी है। दोनों लोग फ्राइडे को साथ बैठ के विस्की पिए, आपके राहु केतु ठीक हो जाएंगे, दोनों में प्यार बढ़ेगा। अच्छा, किस करने से कुछ नहीं होता, आप दोनों लोग किस करें, फ्राइडे को किस करें। ये हमारे वैदिक सिद्धांत के अंदर, हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर ये कहां पर लिखा हुआ है? ये ऐसे कौन से उपाय हैं? कहीं हैं? केवल फॉलोअर्स बनाने हैं, लोगों को अट्रैक्शन में लाना है, वो अट्रैक्ट होने चाहिए। और लोगों को कुछ नहीं पता, लोग ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठे, इस सोशल मीडिया पे ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठे। हम कितना ज्ञान देंगे, लोगों को उस ज्ञान से मतलब नहीं है। अभी ये लोग बैठ के अननेसेसरी की चीजें दे दें तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनको रोक पाखंड बढ़ेगा। मतलब मैं एक इन जनरल पूछना चाहता हूँ कि आपका 35 साल का अनुभव है ज्योतिष में, और कोई ना कोई ऐसी एक प्रॉपर बॉडी होगी, गवर्नमेंट बॉडी होगी या प्राइवेट बॉडी होगी जो पूरी चीजें गवर्न करती है, जी, उसके लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसे, तो कोई भी आएगा किसी दिन उठेगा और अपना कोई उपाय बना के सोशल मीडिया पे डाल देगा, फॉलोअर्स भी हैं तो लोग करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे तो धीरे 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 ज्योतिष से लोगों का विश्वास उठता जाएगा। ज्योतिष की ना तो डिग्रियां हैं किसी के पास, न ज्योतिष की उन्होंने पढ़ाई की है, न सत्य ज्योतिष को बताने वाले हैं। अभी एक दो लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। हमें भी एक चीज पढ़ाई गई थी, यही बताया गया था कि स्त्रियों के खिलाफ, फीमेल्स के खिलाफ कभी भी हमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब हम कभी बोल देते हैं तो कहते हैं अरे गुरुजी, महिलाएं हैं, अब इनके लिए क्या बोलना। महिलाओं ने अभद्रता उतार रखी है, क्या करेंगे आप? क्या राम जी ने महिलाओं का वध नहीं किया? या कृष्ण जी ने महिलाओं का वध नहीं किया? जब ये महिलाएं यदि राक्षसनी के रूप को धारण करें तो धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ता है। आज हम जो आपके सामने ये बात कह रहे हैं, बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने चैनल पर उन सारे लोगों के नाम नहीं दिखाएंगे, हम किसी की अभद्रता नहीं करना चाहते, किसी की इमेज को डाउन नहीं करना चाहते। यदि वो सुने तो इतने में समझ लें कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। लोगों को आप राहु केतु ठीक करने की बात करो, आप अपने तन पे राहु केतु दिखा के उनके राहु केतु को खराब कर रहे हो। जो लोग देख रहे हैं उनके सारे राहु केतु खराब हो रहे हैं, वो अपने राहु केतु को ठीक नहीं कर रहे, और जा कहां रहे हैं? ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, और उनसे उनको पैसा नहीं मिल रहा। मजे की बात। तो और एक और अभी बहुत फेमस है वो भी, उन्होंने कहा जो मासिक धर्म का ब्लड होता है, उस मासिक धर्म के ब्लड से रेमेडी करने के लिए उन्होंने बताया, वशीकरण बताया कि आप ऐसा कर लें। वही वही एस्ट्रोलॉजर बनी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप मासिक धर्म के दौरान पर पूजा ना करें, और वही मासिक धर्म के दौरान पर दूसरी चीजें करने के लिए भी बता रही है। मतलब आप एक पल में कुछ और कह रहे हैं, दूसरे पल में कुछ और कह रहे हैं, ये तो गलत है ना। फिर लोगों के लिए लुभावने सपने दिखा रहे हैं, ये लोग ऐसे ऐसे चलते चले जा रहे हैं। फिर बाकी का काम पाखंड का रहेगा, ये डराने का। जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं, वहां पर ज्योतिष डराने का काम कर रहे हैं। राहु हमारे जीवन में उपद्रव करते हैं, हमें देते हैं, दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शराब, इनकी तरफ लेके जाते हैं। राहु जिसके जिस भाव में बैठे होंगे, उस भाव पर उस व्यक्ति के अंदर उस चीज से रिलेटेड विद्या के भाव में बैठे होंगे, तो यदि वहां राहु बैठे होंगे तो आप देखिएगा कि बड़ा चिड़चिड़ा होगा बच्चा। ऐसा लगेगा कि उसे पता नहीं कितना ज्ञान है, बाकी मैं किसी से बात ही नहीं करता, अपने को ब्रिलियंट समझेगा। अच्छा, काल सर्प योग की
की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दोस्तों लोगों ने बना दिया, लेकिन जिन लोगों के राहु और केतु मतलब जब ये योग बनता है तो एक तरफ प्लेनेट आ जाते हैं, क्या हमेशा वो बेनिफिशियल होते हैं या हमेशा ही वो किसी व्यक्ति को दुख देते हैं? हम्म। ना हमेशा बेनिफिशियल होते हैं और ना हमेशा कभी दुख देते हैं। यदि केवल राहु केतु की वजह से ही हम ये कह दें कि ये योग कारक बन गया और सारे ग्रह, तो राहु केतु इतने बड़े नहीं हैं कि जो इन सारे ग्रहों को एक बक्से में बंद रहे, हाँ। है ना। राहु केतु तो इनको प्रणाम करते हैं। केतु के अंदर वो सारी प्रवृत्ति तब आती है, केतु के अंदर पावर है, पर अंधकार में हाथ चलाने वाली चीज है। एक बंद कमरे में आंखें बंद करके आप हाथ पैर चलाते रहिए, लेकिन वो जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहां पर उसका ये देखा जाता है कि यदि बृहस्पति के घर में बैठे हैं 10th हाउस में, यदि मान लीजिए कि धनु राशि है और उसके स्वामी है बृहस्पति। अब धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति कहाँ बैठे आपकी कुंडली में, अच्छे हैं या खराब? तो केतु आपको खराब फल देंगे, और यदि बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। ये केतु का रिजल्ट रहा। ऐसे ही राहु का रिजल्ट रहा। राहु भी आपको जिस घर में बैठे हैं उस घर से संबंधित चीजें आपको जरूर देंगे। यदि लग्न में बैठ गए तो उसके चारों तरफ से जितनी चीजें हैं, उसके करेक्टर पर, कैरियर पर, इसके विचारों पर, परिवार पर, हर एक चीज पर उस राहु का असर होगा यदि लग्न में बैठ गए तो। यदि वो 2nd हाउस में बैठ गए तो वहां पे चीटर होगा भाई, मनी माइंडेड होगा, वो पैसा चाहिए उसको, बाकी चीजों से मतलब नहीं है, उसका करेक्टर खराब हो या ना हो, लेकिन मनी माइंडेड होगा। वो आपके पास 10 मिनट बैठेगा तो उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, झूठ बोलेगा, लूट जाएगा, आपको लूट के ले जाएगा, जो मर्जी करना पड़े, पर वो पैसे के लिए गिद्दी की तरह ऐसी निगाह रखेगा। चाहे उसके ऊपर गुरु की या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तब भी। कितनी भी दृष्टि पड़ रही हो, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। तांबे का पात्र तांबे का ही रहेगा। अलग बात है कि उसको हमने पूजा की जगह पर रख दिया, उसमें दही रख दीजिए, पूरा हरा हरा हो जाएगा, नीला नीला। तांबे के पात्र में आप दूध रख दीजिए, जहर बन जाएगा, नहीं रखा जा सकता। वाणी, अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जिन लोगों के 2nd हाउस में राहु है तो वो कैसे होगा? बहुत तेज। जिनके 2nd हाउस में राहु होंगे उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने में बहुत एक्सपर्ट होंगे और बहुत चतुर होंगे। सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट करना ये उनको आता होगा, वाणी से कर लेंगे। उसके बाद में चाहे उनको पैसे मिले या ना मिले, बाकी प्लैनेट्स और लग्न और राशियां सब डिपेंड करती है ना। लेकिन 2nd हाउस का राहु यदि वो वहां बैठा है, लेकिन एक और चीज है, 2nd हाउस के राहु के साथ केतु कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस। यदि केवल हम राहु की बात करें तो वो संभव नहीं है, हमें बात केतु की भी करनी होगी। केतु 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस के केतु क्या देते हैं? ऑकल्ट साइंस, तंत्र, गहराइयों में, हाँ गहराई, है ना, और डिकम्पोज कराते हैं। वो एक एक चीज को खत्म कराएंगे। आपके जीवन में कितना भी प्यार कर लेना, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लेना, आपके जीवन से वो सारी चीजों को खत्म कराएंगे। डिकम्पोजिशन की पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल हटाओ। पारदर्शिता। 2nd हाउस उधर राहु बैठ के आपको पैसे की तरफ दे रहा है और इधर से 8th हाउस आपको गहराइयों में लेके जा रहा है। लेकिन अगर एक नॉर्मल जीवन देखा जाए तो कैसे संभव है? एक आदमी पैसा भी कमाना चाह रहा है और उसके बाद इस गहराई में भी जाना चाह रहा है, एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा। ये उसको पैसा मिला, केतु बहुत शांत रहता है। केतु तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक आप पूरी तरह से अपना घड़ा भर ना लो या कर ना लो या केतु की दशा ना आए। केतु अंतर दिशा में, पैत्यंतर दिशा में, सूक्ष्म दिशा में, ग्रह गोचर में, जहां कहीं भी होगा वहां पर उसका पूर्ण प्रभाव मिलेगा, पूरा प्रभाव मिलेगा। केतु 8th हाउस में बैठे हैं और 8th हाउस में बैठ के सपोज दैट अभी केतु 5th हाउस में चल रहे, लियो में है, सिंह में है, तो हम मेष लग्न कोई मान लें तो राहु कहाँ? वृष में, और 8th हाउस में केतु, और इस समय केतु कहाँ है? 5th हाउस में। अर्थात 8th हाउस के केतु डिकम्पोजिशन के मूड में होने के साथ 5th हाउस में इस समय पर विद्यमान है। तो आप नोट कर लीजिए कि इस समय पर 8th हाउस के साथ साथ वो 5th हाउस में बहुत बड़ा
उथल पुथल करने वाले हैं। हो सकता है वो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ दे, हो सकता है वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाए, उसको छोड़ना ही होगा। यहाँ से जो एनवायरनमेंट है, जो उसका माहौल है, उसको अपनी लाइफ चेंज करनी ही होगी। अब जैसे अभी सूर्य के साथ आए हैं, मई में आए हैं, और मई से बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपने देखी कि ये मंगल का वर्ष है, उसका वर्ष है, इसका वर्ष है। अब हमने बहुत पहले भी बता दिया था, साल शुरू होने से पहले ही बताया था, हमारी वीडियोस पड़ी होंगी, प्रमाण हमारे पास है। ये जो जितना भूचाल आया वो केतु की वजह से आया। इसका जिम्मेदार केतु है, कोई और नहीं है। केतु आपको कभी कुछ नहीं देते, केतु अपनी तरफ खींचते हैं, उनका काम है। केतु ज्ञान देने वाली चीज है, अंधकार तक लेके जाने वाले, सातों चक्रों को जगाने में केतु का सबसे बड़ा रोल है। राहु तो कुछ कर ही नहीं सकता, राहु तो इनको तोड़ेगा, ध्यान लगने नहीं देगा। केतु आपको आपके सारे चक्रों को, मूलाधार चक्र से लेकर और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, सारे चक्रों को जगाने में केतु का ही रूल होगा। केतु सिंह के घर बैठे, सूर्य आसमान में है, ब्रह्मांड में। केतु ने वहां से खींचा, बादल फटे, पानी भरा, नीचे गिरा, और पूरे धरती पे सब कुछ बहाते हुए खींच के निकाल लेके चले गए पाताल में। और शनि वहां पर दंडाधिकारी है, चाहे वो देवताओं के घर हो चाहे कहीं। तो शनि जब देवताओं के घर में बैठे हैं, और वहां पर बैठ के वो बख्शते नहीं है, जहाँ जो जो काम कर रहे होते हैं वो अपना दंड दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका जो रही थी वो सूर्य के घर केतु की और शनि की। और आगे भी 2026 तक अभी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि केतु के घर बैठे, केतु सूर्य के घर बैठे ही हैं। अच्छा सर, एक बार हम है ना थोड़ा सा वापस टॉपिक पे आते हैं, काल सर्प योग पे। उसके बाद हम डिटेल में केतु पे डिस्कस करेंगे।